हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का हमने एक लेक्चर कर लिया था। उसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो वेक्टर्स हमारा चल रहा था पहला लेक्चर, उसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह हो गई थी। यूनिट वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, कोप्लेनर, कोलिनियर एटसेट्रा, इस तरह से। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर आज हम करते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसे कहोगे, जीरो वेक्टर किसे कहेंगे? जीरो लगा दिया, जीरो लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो। ये क्या हो गया हमारा जीरो वेक्टर। तो किसे कहोगे? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। क्या? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मनमानी डायरेक्शन कोई भी, दैट वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero and having an arbitrary direction called जीरो वेक्टर। आप उसे क्या कहोगे? जीरो वेक्टर कहें। ठीक है, जीरो, जीरो के ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो, वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। जरूरत कहां पड़ेगी, ठीक है, और कहां कहां यूज होगा, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूरत कहां पड़े, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो के ऊपर आप क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे, वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज हमने ये लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसे था ना, इक्वल वेक्टर्स के अंदर पढ़े थे, दो वेक्टर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या आएगा, इसको इधर लेके आऊं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? बोलो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? जीरो वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू मेरा क्या है, बी वेक्टर के बराबर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपना क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, यही है। अब यदि मान लो मैं ये लिख दूं, कोई भी ले लिया, जैसे सपोज कोई भी नंबर लिया, n1 इज इक्वल टू माइनस n2 सपोज। ठीक है, इसको इधर ले आओ, n1 प्लस n2 किसके बराबर आया? जीरो के बराबर आया। अब यदि सपोज दोनों तरफ किसी भी वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये प्रॉपर्टी भी हो गई एक तरह से जीरो वेक्टर। भाई ए वेक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n1 इज इक्वल टू क्या था, मान लो n2 था। ठीक है, n2 इधर लेकर के आए, क्या हुआ, n1 प्लस n2 किसके बराबर आया? जीरो के बराबर। दोनों तरफ मैंने ए वेक्टर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो इंटू ए वेक्टर किसके बराबर आएगा? जीरो वेक्टर के बराबर। यहां हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, किसके बराबर? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर आप समझे, बेहद सिंपल सी बात है। नल वेक्टर जिसे हम कहते हैं, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना है। आर्बिट्रेरी मनमानी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जरूरत कहां पड़ी? जरूरत ये है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपना क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन हमारी ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज चलते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली तो यही हो गई अभी अभी
कि यदि किसी वेक्टर को पहला कि यदि किसी वेक्टर के अंदर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूं, यदि किसी वेक्टर के अंदर हम क्या कर दें, जीरो वेक्टर ऐड कर दें, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस जीरो किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर के बराबर आएगा। यदि किसी वेक्टर के अंदर हम जीरो ऐड करते हैं तो उस वेक्टर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि जीरो वेक्टर ऐड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर यदि मैं ये कह दूं ए वेक्टर प्लस जीरो किसके बराबर आया? ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है कि यदि किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो देन इट बिकम्स जीरो वेक्टर। यदि किसी वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर आएगा? जीरो वेक्टर। तीसरी बात यह है कि यदि किसी नंबर को, कोई भी नंबर है और उसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो भी किसके बराबर? जीरो वेक्टर के बराबर। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर देन इट बिकम्स अगेन ए जीरो वेक्टर, वो भी क्या बन जाएगा? हमारा जीरो वेक्टर बन जाएगा। यदि किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? जीरो से, जीरो वेक्टर से, तो वो जीरो वेक्टर। किसी गिवन वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करें वो भी क्या आएगा? जीरो वेक्टर। बात समझे? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होगी। अब यदि सपोज एक चीज और लिख दें, मान लो मैंने ये लिखा n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर, n1 n2 बराबर नहीं है और नॉन जीरो है, एंड n1 एंड n2 आर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब समझ गए होंगे कि इनकी वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर हुआ, n1 n2 बराबर है नहीं, ठीक है, अनइक्वल है। ठीक है, तो n1 और n2 नॉन जीरो है, तो एक ही कंडीशन में ये बराबर होंगे। कब? व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर बोथ आर जीरो वेक्टर। जब दोनों के दोनों क्या होंगे? जीरो वेक्टर के बराबर होंगे, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो नल वेक्टर आप समझे, जिसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। प्रॉपर्टीज ये है कि यदि किसी वेक्टर के अंदर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, ए वेक्टर रहेगा। यदि किसी वेक्टर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जीरो वेक्टर आ जाएगा, और यदि किसी जीरो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्या आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। और n1 a वेक्टर इज इक्वल टू n2 b वेक्टर, n1 इक्वल नहीं है n2 के और नॉन जीरो है दोनों। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 1 से लेकर के, ठीक है, 9 10 100 जो भी है, बट वो जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या आएंगे? जीरो वेक्टर आएंगे, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। मींस n1 इंटू जीरो वेक्टर, n2 इंटू जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर नहीं हो गया क्या? ये बात, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी? प्रॉपर्टीज थी, इसकी जीरो वेक्टर की ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट कहां है? रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मीन्स क्या लिख दोगे? इफ
एन ऑब्जेक्ट is at rest then the displaced ही नहीं, वो आगे बढ़ा ही नहीं, then the displacement vector, डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ेंगे मोशन के अंदर तो वहां बात करेंगे कि रेस्ट के अंदर भी एक चीज में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करे, यहां से यहां गया और वापस यहीं की यहीं आ जाए, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या 0 होता है। ठीक है, तो रेस्ट की यदि बात करूं मैं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0 वेक्टर। ठीक है, समझ गए। अब इसी के अंदर वेलोसिटी वेक्टर भी कितनी है, अरे जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी कितनी 0, एंड वेलोसिटी वेक्टर भी 0, वेलोसिटी वेक्टर भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुनो कि मोशन की जब हम बात करेंगे, मोशन इन ए वन डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे, और हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा वेलोसिटी के बारे में कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किससे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, 50 किलोमीटर पर आवर है, सीधी लाइन के अंदर जा रहा है और वही 50 की स्पीड से लगातार चल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। ये भी हम मोशन में स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्कस करेंगे, यहां मुझे जरूरत पड़ गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सारी चीजें वेक्टर है। दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन वेक्टर इज 0 वेक्टर। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा 0 वेक्टर होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, तो 0 वेक्टर आप समझे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में 0 वेक्टर के बारे में, कि 0 वेक्टर है क्या, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नीड क्या क्या है, और एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, काफी बार यूज होगा जब रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी। ठीक है, कंपोजिशन वेक्टर के अंदर भी हो सकता है यूज हो जाए, तो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर कब 0 वेक्टर वो होगा, तो इसलिए रिजल्टेंट पे जाने से पहले हमने 0 वेक्टर यहाँ पे नल वेक्टर डिस्कस किया। ठीक, समझ गए। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक रियल नंबर से हम यदि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, -1 2 3 4, इस तरह से किसी को भी मल्टीप्लाई, समझना। उसके बाद लिख देंगे कि यदि ये अपने पास ये वेक्टर है, मान लेता हूं ए वेक्टर है, इसको मैंने किस एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया वेक्टर क्या बन गया एन ए वेक्टर, रियल नंबर हो गया ना एन। ठीक है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, जैसे मान लो अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मान लो एन की वैल्यू 2 ले लूं, इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, नया वेक्टर आ गया, और एन की वैल्यू 2 ले ली तो बी वेक्टर मेरा क्या आ गया 2a वेक्टर। नहीं लिख सकते क्या यहाँ पे, ए वेक्टर मेरा इतना है, जैसे सपोज ए वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर मान लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन भी तो होगी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये डबल नहीं हो गया क्या,
बट क्या डायरेक्शन चेंज हुई? क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया 10 किलोमीटर पर आवर, क्या रहेगा? ईस्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी, बट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? n टाइम्स। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा क्या आएगा? यहाँ पे डबल कर दूंगा, ये जितना है उतना डबल कर दिया, ये क्या आ गया? 2a वेक्टर हो गया। तो जब किसी गिवन वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उसका जिससे भी मल्टीप्लाई किया उतना गुना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी? या तो सेम रहेगी, या यदि मैं n की वैल्यू -2 ले लूं, अब c वेक्टर क्या आ जाएगा? -2a वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या था? v वेक्टर था। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई भाई? नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेगेटिव हो गया तो इसका जस्ट क्या आ जाएगा? अपोजिट। a वेक्टर ये है तो -2a वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा c वेक्टर। ठीक है। तो यदि किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर आएगा वो उसका n टाइम्स, मतलब n की वैल्यू जो भी है उतना गुना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज या तो नहीं होगी या होगी तो जस्ट अपोजिट, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। और यूनिट, डायमेंशन, ये कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। ठीक है। और यदि केवल किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो किलोमीटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? व्हेन गिवन वेक्टर a वेक्टर is multiplied by a real number से n, मान लिया उसको क्या कह दिया? n, then a new vector मान लेता हूं b वेक्टर becomes, क्या बन जाएगा? a new vector b वेक्टर बराबर क्या बनेगा? a new vector b vector is equal to n a vector is formed whose magnitude is n times of given vector। ठीक है। and direction of new vector is either same, या तो वो सेम रहेगी, is either same or opposite to that of given vector, but units and dimensions remain same। ठीक है। यूनिट और डायमेंशंस जो हैं वो आपके चेंज कतई नहीं होंगे। इस चीज का आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेक्टर को यदि हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आएगा। ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, और कोई वर्ड समझ ना आए तो मैं बार बार बोल के बताता हूँ, उसको ध्यान से सुन करके फिर समझना है। ठीक है। न्यू वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर से क्या? n मान लिया तो एक नया वेक्टर बना n a वेक्टर। ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, n टाइम्स हो जाएगा। और डायरेक्शन या तो सेम रहेगी और या अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ए वेक्टर लिया, उससे n से मल्टीप्लाई किया, n a वेक्टर बन गया। मान लो n की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो b वेक्टर 2a वेक्टर बन गया। तो इसका जस्ट डबल कर दो, डायरेक्शन सेम रहेगी। यदि मैं n की वैल्यू -2 ले लेता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड का तो डबल हो जाएगा, बट डायरेक्शन जस्ट आपकी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। तो ये मतलब है किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो, क्योंकि रियल नंबर के पास अपनी कोई यूनिट, अपना कोई डायमेंशन कुछ भी नहीं है। ठीक है। नहीं है तो वो यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा इसके वेक्टर पे। और यूनिट्स और डायमेंशन आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या होते हैं। अब यदि यूनिट्स और डायमेंशन के ऊपर कब इफेक्ट पड़ेगा?
ठीक है। कब इफेक्ट पड़ेगा? जब किसी वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जब किसी वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें समझना, सपोज ए वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी ले ली एस, तो नया वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, एस ए वेक्टर। क्या बन गया? एस ए वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वेलोसिटी ली, अभी अभी लिया था एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर। क्या सी डायरेक्शन ले ली, सपोज ईस्ट। एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या लिखा था, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या लिखा था, जे कैप। जेड एक्सिस के लिए क्या लिखा था, के कैप। इस तरह से मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। देखो वेक्टर के पास में हमने क्या बताई थी, दो चीजें बताई थी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को तो सिंपल लिख दिया, 5 मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी यूनिट होती है, और ये क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन हो गई, यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे मान लो जे कैप लिख दूं, तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ गया आपका, वाई एक्सिस में गया। के कैप लिख दोगे तो कहाँ गया, जेड एक्सिस में गया। आई प्लस जे प्लस के इस तरह से लिख दें, आई प्लस जे लिख दें तो प्लेन के अंदर जाएगा, आई प्लस जे लिख दोगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो आपको ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका पार्टिकल कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने लिया एस, ले लिया स्केलर क्वांटिटी और नया वेक्टर बन गया। फॉर एग्जांपल यहीं पे लेता हूँ स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है, जो छोटा सा एग्जांपल लिया, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी टी से लिखते हैं, और टी बराबर क्या ले लिया मैंने, 2 आवर ले लिया, ठीक है। तो अब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या आ जाएगा बोलो। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे एस यहाँ पे क्या हो गया मेरा, टी हो गया, तो टी इंटू वी वेक्टर किसके बराबर आएगा, 2 आवर इंटू 5 किलोमीटर पर आवर और इंटू क्या, आई क्या, ये का ये नहीं हो गया। 5 इंटू 2 क्या आ गया, 10 आ गया। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 10 किलोमीटर और क्या, आई क्या। देखो क्या यूनिट चेंज नहीं हुई ना, मींस वेलोसिटी था 5 किलोमीटर पर आवर, नया वेक्टर की वैल्यू जो यूनिट हो गई वो केवल क्या रह गई, किलोमीटर रह गई। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो मेरे पास ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको किससे लिख दूं, मान लो मैं एक्स वेक्टर। तो इसके अंदर क्या है, जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स और डायमेंशन भी आपके नए वेक्टर के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वह ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, क्या ले लिया, एस, देन a new vector as a vector is formed, एक नया वेक्टर एस ए वेक्टर बन गया, whose magnitude is s times of, whose magnitude becomes s times of given vector, but direction remains same, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक चीज और, the units and dimensions of new vector
as a vector also change as that of given vector. गिवन वेक्टर की जो यूनिट्स और डायमेंशन है, ठीक है, गिवन वेक्टर की जो यूनिट्स और डायमेंशन है, उसकी यूनिट्स और डायमेंशन जो आएंगी किसकी, नए वेक्टर की, ठीक है, जब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो अलग होंगी। वो क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया ए वेक्टर लिया, तो उसको एस स्केलर क्वांटिटी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी वेक्टर एस ए वेक्टर बन गया। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि वेलोसिटी वेक्टर लेकर के और टाइम लेकर के। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं कोई भी, जैसे फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी क्वांटिटी से, ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अलग क्वांटिटी हो जाती है, उसे इंपल्स कहते हैं, फोर्स इनटू टाइम। तो क्वांटिटी ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्वांटिटी का डायमेंशन, क्वांटिटी की यूनिट्स, ठीक है, गिवन वेक्टर की यूनिट्स और डायमेंशन के अलग हो जाती है। कब, जब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तब की बात, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया नल वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। ओके, थैंक यू।